आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्पॉन्सरशिप वीजा का प्रोसेस क्या है। वीजा स्पॉन्सरशिप के ऊपर पूरे प्रोसेस के ऊपर पहले भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दिखी होगी, मिली होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ नई इन्फॉर्मेशन आती है, नए फैक्ट्स आते हैं, तो उनको भी अपडेट करना जरूरी है। जैसे एक सॉफ्टवेयर मोबाइल का बार बार अपडेट होता है, लैपटॉप का अपडेट होता है, तो ऐसे ही ये इन्फॉर्मेशन है जो अपडेट होनी जरूरी है, ताकि अगर आप स्पॉन्सरशिप लगाने वाले हो या लेने वाले हो तो आपको पहले ही पता चल जाए कि क्या नए ट्रेंड्स हैं, क्या नए रेशियोज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं, यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो या शेंगन एरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये सारे कंसर्न्स के आंसर्स मिल जाएंगे और आप सक्सेसफुली वीजा कैसे लगा पाएंगे, जान पाएंगे, और किन चीजों से आपको बचना है जिससे स्पॉन्सरशिप होने के बावजूद भी लोगों के वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं, वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ज्यादा समय नहीं लेगी और छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक देखेंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी वीजा अप्लाई करना रिकमेंडेड नहीं होता। ओके, तो जैसे कि आप समझ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप वीजा यानी आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। अभी स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है, स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? यानी अगर आपका कोई मित्र रहता है, कोई फ्रेंड रहता है, कोई रिलेटिव है, कोई कजन है, या आपका ब्लड सर्कल है, जैसे सगे भाई बहन है, या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या आपके अपने बच्चे हैं, वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं और इनविटेशन के साथ साथ आपका सारा खर्चा उठाने के लिए भी सक्षम है। देखिए, ध्यान रखिए शब्द के ऊपर, मैंने सक्षम कहा है, एलिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। आपको स्पॉन्सर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या वो एलिजिबल है स्पॉन्सर करने के लिए। ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो इस वीडियो में आप जानेंगे मतलब क्या है इस चीज का। ओके, और उसके साथ क्या उनकी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, जो एक काउंसलेट चेक करता है, जो एक एम्बेसी चेक करती है। अगर ये सब है, चलो वेल एंड गुड, उनकी तरफ से तो चीजें पूरी हो गई। तो क्या अब आपके अपने डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं? क्या आपकी अपनी प्रोफाइल भी ठीक है? ऐसा तो नहीं है तो कि आपकी प्रोफाइल खराब चल रही है, पीछे से कोई ऐसा प्रोफाइल के ऊपर ऐसा कोई डाउट है जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि स्पॉन्सरशिप आने के बावजूद भी वीजा डिनाई हो जाए। तो ऐसा भी काफी सारे लोगों को नहीं पता है, तो इस वीडियो में भी आप ये सारी जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोफाइल जो इनवाइटर होता है, यानी जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसकी तरफ से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, तो डॉक्यूमेंट चाहिए इनवाइटर की तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनका। अगर वो पीआर रिसीव कर चुके हैं वहां का, या टीआर उनके पास है, या रेजिडेंस परमिट है, जो भी है उसकी कॉपी, उनका पासपोर्ट, या फिर अगर वो किसी लॉन्ग टर्म वीजा पे गए हैं, स्टडी वगैरह पे गए हैं, तो उस वीजा की कॉपी। सेकंड हो गया उनकी तरफ से इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, इसी चैनल पे है, जो जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसको आप चेकआउट करें, आप समझ जाएंगे वो कैसे बनाना है। अदरवाइज इसमें क्या बेसिकली लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, वो अपने फ्रेंड मिस्टर वाई को बुला रहा है, तो वो लिखेगा मेरा नाम एक्स है, मैं कनाडा में रहता हूँ, यूके में रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा एड्रेस प्रूफ है, और मेरा जो दोस्त है वाई, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली रियूनियन हो, वो अपनी वाइफ के साथ आए, वो मेरी वाइफ बच्चों के साथ आए, और मेरी फैमिली से भी मिले, सो एंड सो, और ये डेट से लेके इस डेट तक वो मेरे इस एड्रेस पे रहेगा, उसके बाद वो वापस इंडिया चला जाएगा। ओके, तो मैंने तो शॉर्ट में बोला है, बट अगर आप ये वीडियो देखेंगे आपको इलैबोरेटिव वे में बड़ा समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या स्टडीज। अगर मान लीजिए आपका दोस्त या रिलेटिव, कजन, या आपका बेटा या भाई बहन जो भी है, वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं और वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उनका प्रूफ ला कर देना होगा कि वो वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं। सपोज करें आपकी डॉटर है, वो अमेरिका पढ़ रही है और वो आपको बुला रही है। उस केस में वो जिस भी स्कूल में पढ़ रही हैं, उस स्कूल की तरफ से जो भी उनका एडमिशन लेटर हो, या जो भी उनकी पढ़ाई चल रही है, उसकी कोई ना कोई प्रूफ हो कि हाँ भाई यहाँ पर ये पढ़ रही है। या फिर आप एक सिंपली एक लेटर ही ले लीजिए उनकी यूनिवर्सिटी से कि वो डिक्लेयर कर दे हाँ जी ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहा है, दैट्स ऑल। तो वो बनवा लें आप। इसका मतलब ये है, अगर वो एम्प्लॉयड है, कहीं पे काम कर रहा है, वर्क वीजा पे या पीआर पे, या फिर काम कर रहा है सिंपली, तो उस केस में भी आपको उनके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ साथ में अटैच करने चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कोई कजन है जो पढ़ाई भी कर रहा है और साथ साथ पार्ट टाइम भी काम कर रहा है, तो अगर पॉसिबल हो तो दोनों प्रूफ साथ में अटैच कर दीजिए। यानी इससे आपकी प्रोफाइल, इनवाइटर की प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी कंप्लीट होती है, प्रूफ नहीं होती, कंप्लीट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में भी काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, बड़ा सिंपल सा है समझने में। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का मतलब वो नहीं है कि भाई इंडिया में कहाँ पे रेजिडेंस है या इंडिया की प्रॉपर्टी के पेपर्स भेज रहे हैं, वो नहीं चाहिए। वो कनाडा में रह रहे हैं, तो कनाडा में जहां पर भी वो प्रूफ है उनके पास कि भाई हम इस घर में रह रहे हैं, अब वो घर में जहां पर भी रह रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट होगा, या फिर उनको उनकी कंपनी ने दे रखा होगा, स्टाफ क्वार्टर्स है तो लिखा होगा कहीं ना कहीं उनके ऑफर लेटर पे कि आप हमारे स्टाफ क्वार्टर में रुकेंगे। और अगर नहीं लिखा है तो आप लिखवा लीजिए।
अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट पे आपका नाम होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, और अगर आपका शेयर्ड रेंट एग्रीमेंट भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका नाम उसमें होना चाहिए। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसकी प्रूफ लगा सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं। और क्योंकि अगर आप रेंट पे लेते हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कई देशों में ऐसा होता है कि आप अपने नाम पे करवा सकते हैं, तो वो आपको देखना है। अगर वो करवाना चाहे तो करवा सकता है, बट दैट्स नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या है कि हमें प्रूफ चाहिए रेजिडेंस का। नेक्स्ट आ गया 3 मंथ्स अकाउंट स्टेटमेंट। हाँ जी, जो भी आपके इन्वाइटर हैं वो क्या जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो ये लगाना है। अगर वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ऐसे केस में तो वो स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ इनवाइट ही कर सकते हैं। तो वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो इसके लिए हमें अकाउंट स्टेटमेंट मस्ट हो जाती है। उनको दिखाना होगा कि वो कितना कमा रहे हैं, उनके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या वो एक्चुअल में ये सारी चीजें आपके लिए अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो यहाँ से प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट आ गया पर्पस प्रूफ। अब ये प्रूफ ऑफ पर्पस, यानी जिस पर्पस के लिए आपको बुलाया जा रहा है। अगर आपका एक नॉर्मल फैमिली रियूनियन है, एक कैजुअल विजिट है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वहां पे आप किसी पर्पस पे जा रहे हैं, मान लीजिए आपके जो इन्वाइटर वो कहते हैं जी मेरी डॉटर का या डॉटर की जो है शादी है, तो मैं अपने फ्रेंड और उसकी फैमिली को बुला रहा हूँ, तो उस केस में उनकी शादी के प्रूफ लगाएं, कार्ड वगैरह साथ में लगाएं, जो भी वेन्यू बुक हो रखा है उसके प्रूफ लगा दीजिए। और अगर आप जा रहे हैं किसी पार्टी में तो उसकी भी इनविटेशन लेटर और जो भी वेन्यू है उसकी डिटेल्स वहां पे मेंशन करें कि देखिए जी यहाँ पर इन्होंने कार्ड छपवाया है, ये कार्ड हमें भी भेजा हुआ है। और अगर कोशिश करें कि वो बाय पोस्ट अगर आपके पास भेजा हो तो फिर वो एज इट इज स्कैन हो जाता है, और अगर बाय पोस्ट नहीं भेजा, वो स्कैन करके भी भेज दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाता है। तो ये सारी चीजें इन्वाइटर की तरफ से होनी चाहिए। अब ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं लगता ना, आपको लग रहा होगा भाई वो तो भेज ही देगा जो भी मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजों में एक लास्ट फाइनल पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जो कोई ध्यान नहीं देता, वो पॉइंट है सरकमस्टांस। सरकमस्टांस फेवरेबल होने चाहिए। देखिए, आप ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, मेरा कजन है वो मुझे बुला रहा है, मेरा फर्स्ट कजन है मुझे बुला रहा है कि भाई हमारी फैमिली रियूनियन हो जाएगी। तो आपके पास क्या ऐसे कोई प्रूफ है कि फर्स्ट कजन वाकई आपके क्लोज है? क्या आपने बाहर कभी ट्रिप लगाई है साथ में? अगर लगाई है तो उसका ब्यौरा दीजिए। उनको भी बोले इनविटेशन लेटर में लिखे जी हम तो साथ में जो है यूके भी गए थे, हम तो साथ में शेंगन भी गए थे, हम साथ में थाईलैंड ही गए थे इस डेट पे। वो एम्बेसी का काम है अपने आप, वो आपके पासपोर्ट को स्कैन करके चेक कर लेंगे कि आपकी अराइवल डिपार्चर डेट्स मैच कर रही है कि नहीं। ये चीजें काम आती हैं। सरकमस्टांस फेवरेबल होना चाहिए। कोई कहता है कि भाई हमारी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम उनकी और इनको फैमिली को बुला रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या पहले भी आपने उनको किसी और एनिवर्सरी पे विजिट करा है? नहीं करा है। क्या उनकी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी है? क्या शादी आपके इंडिया में हुई थी जिसमें आप इनवाइटेड थे, या फिर शादी भी उनकी कनाडा में हुई है? तो जब उन्होंने आपको शादी में नहीं बुलाया तो आपको एनिवर्सरी में क्यों बुला रहे हैं? यहाँ पे सर्कमस्टांस मैच नहीं हो रहे, राइट? और अगर मान लीजिए शादी में इंडिया में करी है और एनिवर्सरी वहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस केस में वो इन्वाइट कर सकते हैं। बट अगेन वही पहला क्वेश्चन आ जाता है, क्या आप दोनों का बॉन्ड अच्छा है? क्या आप दोनों के बीच में अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग है? क्या उसके प्रूफ आप दिखा सकते हैं? यहाँ पर भी सर्कमस्टांस मैच होने चाहिए। अब काफी सारे बच्चे वहां पर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, 2-3 महीने होते नहीं है और अपनी फैमिली को इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सर्कमस्टांस मैच नहीं करते। आप इतनी दूर भेज रहे हो तो काउंसलर को पता है कि आपने कनाडा चूज किया है जो 7 समुद्र पार है, तो आपको पता है कि वहां पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में यू हैव टू गिव स्पेस एंड टाइम। स्पेस भी और टाइम भी देना होगा अपने बच्चे को। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, देखिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक आपके बच्चे को 6 महीने ना हो जाए तब तक आप उनसे किसी भी तरीके से इनविटेशन ना मंगाए कनाडा में जाने का। जब 6 महीने हो जाए और आपकी खुद की प्रोफाइल अच्छी है, बच्चे की प्रोफाइल ठीक है, तो आप उनसे इनविटेशन मंगाए। अगर आपके बच्चे वहां पर जाके जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ, तो फिर स्पॉन्सरशिप भी ऐड कर सकते हैं। वही वाला पॉइंट आ गया। तो ये तो थे सारे इन्वाइटर की तरफ से डॉक्यूमेंट्स और उनकी इन्वाइटर वाले केस में जो सर्कमस्टांस और कॉमन सेंस वाली चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, जिसको अगर हम पूरा करते हैं तो वीजा सक्सेस रेट हमारा डेफिनेटली इंप्रूव होता है। अब जानते हैं जो इनवाइटी है यानी जो पर्सन ट्रैवलर है उसकी तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर है इनवाइटीज की तरफ से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जहां जहां पे मुझे लग रहा था एडिटिंग की जरूरत है, मैंने वहां पे एडिटिंग करी है। मोर और लेस पॉइंट सारे सेम है। पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट के साथ साथ अपनी नेशनल आईडी लगा देंगे यानी आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं अगर बिजनेस करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा उसको लगा दें, ज्यादा बेटर है। एक कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर पे जिसपे आप डिस्क्राइब करते हो आपके जाने का पर्पस, इसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहा जाता है कुछ टेक्निकल टर्म्स में। आप अपना पर्पस जस्टिफाई करते हो कि आप वहां पर क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। कवर लेटर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर लेटर बनाना आना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर कैसे बनाते हैं वो भी इस चैनल पे वीडियोस बनाई गई हैं, आप उनको चेकआउट करें। उस वीडियो को देखे बगैर कवर लेटर ना बनाएं, पहले उसे अच्छे से देखें, उसके बाद ही कवर लेटर बनाएं।
उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या नेचुरली अगर आप स्टडी करते हैं तो आप जो भी काम करते हैं उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। बिजनेस का क्या प्रूफ है? रजिस्ट्रेशन प्रूफ, ट्रेड लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गया, और अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उसका कोड हो गया, या फिर अगर आपके पास कोई अथॉरिटी का किसी भी तरीके से कोई अप्रूवल लेटर है वो हो गया, या आपने शॉप एट का लाइसेंस हो गया, म्यूनिसिपैलिटी का लाइसेंस हो गया। दुनिया भर के प्रूफ्स हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसको साथ में लगाएं, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया में तो उसको भी साथ में लगाएं। आपको ऐसे केस में अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एनओसी लेनी होगी, भी मैं यूके जा रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग माय कजन एंड हिज फैमिली, और मेरे को छुट्टी चाहिए, तो आपका स्कूल या आपका जो भी कॉलेज है या आपके बच्चे का जो स्कूल है, आपको उस पर लिखवाना होगा कि उन्होंने लीव सैंक्शन कर दी है। देखिए, लिखवाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाली बोनाफाइड लेटर से शायद बात ना बन पाए, बट मैं रिकमेंड करूंगा लिखवा ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं लिख के दे रहे हो तो फिर बोनाफाइड से ही काम चलाना चलेगा, या फिर आप ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब ऑलरेडी छुट्टियां हैं तो बोनाफाइड लेटर लगाएं और साथ में जो छुट्टियों का एक कैलेंडर होगा उसको साथ में अटैच कर दें। ठीक है, ओके। प्रूफ ऑफ एसेट्स, प्रूफ ऑफ एसेट्स का मतलब अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसको लगाएं। देखिए, दादा के नाम पे, परदादा के नाम पे जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप वो लगाएंगे तो बहुत ज्यादा रेलेवेंस काउंट नहीं होता। आपके नाम पे है तो रेलेवेंस काउंट होगा, और थोड़ा बहुत रेलेवेंस तब काउंट होगा अगर वो आपके मम्मी पापा के नाम पे है, ओके, जिसमें वो साथ में ये डिक्लेयर करके दें कि वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर रहे हैं, तो ही इसका रेलेवेंस कुछ काउंट होगा, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपकी अकाउंट स्टेटमेंट का। 3 to 6 मंथ की मैंने लिखा है, कहीं पे 3 कहीं पे 6 अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो ये अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप बिजनेस करते हैं तो करंट अकाउंट की लगाएं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी अकाउंट की लगाएं, फ्रीलांसर हैं तो भी आपको अपनी सेविंग अकाउंट की लगानी चाहिए। सेविंग अकाउंट की तो लगानी है, उसके अलावा भी अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम किसी ऑल्टरनेट अकाउंट से जनरेट हो रहा है तो वो भी लगाना है। कई लोग क्या करते हैं, सैलरी किसी अलग अकाउंट में लेते हैं फिर ट्रांसफर कर देते हैं अपने सेविंग में, तो ऐसे केस में दोनों अकाउंट स्टेटमेंट चलेंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, करंट भी है सेविंग की है, तो भी ऐसे केस में दोनों चाहिए होंगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ 2 से 3 साल की टैक्स रिटर्न, यानी अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, कुछ देशों में 2 की चल जाती है, कुछ देशों में 3 की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 से 3 साल की आपके पास टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, यानी आप जो भी कमा रहे हैं वो व्हाइट में है, इसकी डिक्लेरेशन दे रहे हैं आप। मान लीजिए कोई पर्सन 10 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर वो इलीगल सोर्सेज से कमा रहा है तो एम्बेसी को कैसे पता कि वो लीगल है कि इलीगल है? तो एम्बेसी उसके टैक्स रिटर्न से वो सारी चीजें चेक करती है कि वाकई में लीगल है या इलीगल है। इसलिए टैक्स रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसलिए उनका आपके अकाउंट के साथ मैच होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपने कितनी सारी वीडियोस में हमारे मुंह से सुना होगा, मेरे मुंह से पर्सनली आपने सुना ही होगा कि भाई कितना जरूरी है आपकी असेट्स का, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट का, आपके आईटीआर के साथ मैच होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी उस चीज का आपको ध्यान रखना है। लास्ट का पॉइंट आ गया फैमिली टाइज, इफ एप्लीकेबल। मैंने इसे लिखा है फैमिली टाइज का मतलब हो गया कि अगर आपकी फैमिली है, आप मैरिड हैं, 20 बच्चों की आईडी वगैरह साथ में लगा सकते हैं। आप पे कोई डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन है, वो डिपेंडेंट है, उनकी आईडी लगा सकते हैं। या आप बड़े हैं घर के, छोटे भाई बहन आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनकी आईडी लगा सकते हैं अगर हैं तो, इसलिए मैंने यहाँ पे इफ एप्लीकेबल कहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे इन्वाइटी की तरफ से। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले डिस्कस करे वो थे इन्वाइटर की तरफ से। इन सबको क्लब करके अगर आप वीजा लगाते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हुए तो आपको वीजा मिलने के चांसेस विल बी मैक्सिमम। सर्कमस्टांसेस कैसे इवेल्युएट करते हैं वो आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा। तो ये, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के क्वेश्चंस में हम नोटिस करते हैं, तो हमें लगा कि ये एक वीडियो इस पे क्यों ना फ्रेश तरीके से अपलोड की जाए, जिसपे आपको ये सारी जानकारी फ्रेश तरीके से समझाई जाए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप खुद अपने आप ही आराम से वीज़ा लगा सकते हैं विदाउट टेकिंग एनीबडीज हेल्प। आपको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप हमारे पास आएंगे, नेचुरली वी आर गोइंग टू असिस्ट यू, लेकिन आप ये खुद भी कर सकते हैं क्योंकि इतना टफ काम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।